आज की बहस इस मुद्दे को लेकर होगी कि भारत में इतना चीन क्यों चल रहा है। चीन पर क्या इसलिए तनाव है क्योंकि देश में चुनाव है? खबर इतनी ही नहीं है, खबर यह भी है कि चीन ने एक बार फिर नक्शा जारी किया है जिसमें हमारे अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा दिखाया गया है। चीन का यह कोई पहला मौका नहीं और न ही ये उसकी कोई पहली हरकत है। उसके ड्राइंग मास्टर हर 6-8 महीने में इसी तरीके की ड्राइंग बनाते रहते हैं। कभी वो अपना नाम दे देते हैं, कभी वो नई तस्वीर जारी करते हैं। ये चीन के प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा है और इस बार की ड्राइंग में उसने ताइवान और साउथ चाइना सी को भी अपने नक्शे में शामिल कर लिया है, क्योंकि नक्शा उन्हें ही बनाना है। अपनी ड्राइंग है, अपना नक्शा है और अपने अपने डेफिनेशन है। और इस बार इस हरकत की टाइमिंग बेहद खास है क्योंकि G20 की बैठक से पहले यह नक्शा जारी किया गया है। खैर, भारत सरकार ने इसका करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के जवाब का मजमून यह है कि बस की सीट पर रुमाल रख देने से कोई बस का मालिक नहीं बन जाता। दोनों हिस्से भारत के अभिन्न अंग हैं और भारत के ही रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि ऐसी हरकतों से बॉर्डर के विवाद को सुलझाने की बजाय उलझाने की कोशिश कर रहा है चीन। सरकार ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है। चलिए, सरकार की पोजीशन क्या है यह हमने आपको बता दिया, लेकिन अब आते हैं सियासत के मुद्दे पर। चीन ने नक्शा जारी किया तो कांग्रेस ने भी इस हरकत की निंदा की जाहिर तौर पर, और विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने तो चीन को आदतन अपराधी तक कहा। लेकिन राहुल गांधी की बात करें तो वो फिर उसी जगह पर ले गए और जहां उन्होंने कहा कि चीन ने लद्दाख में हमारी जमीन दबा रखी है और मोदी सरकार झूठ पर झूठ बोल रही है। राहुल गांधी ने बात यही नहीं छोड़ी और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के और भी नेता इसी तरीके से राहुल गांधी की तर्ज के ऊपर आरोप लगाते नजर आए। लाल आंख, 56 इंच का सीना, सब बोल डाला और घूम फिरकर बहस फिर उसी मोड़ पर आ गई कि चीन के आगे आखिर कौन सरेंडर कर रहा है। उसके बाद बीजेपी के नेताओं ने भी अपना मोर्चा खोला और उन्होंने 1962 के बाद का इतिहास गिनाना शुरू कर दिया। राहुल गांधी की सीक्रेट मुलाकात का जिक्र छेड़ा गया। चाइनीज माल की तरह उनकी सोच को भी चाइनीज करार दे दिया गया। तो इस बहस में सारे फैक्ट्स पर बात करेंगे। 1962 से लेकर 2023 तक का पूरा विवाद आपको बताएंगे, किस तरीके से यह सफर रहा यह भी दिखाएंगे और यह भी जानेंगे कि चीन इतना अधिक आने वाले चुनाव में क्या काम आएगा। लेकिन उससे पहले आज के सियासी बयान आपको सुना देते हैं। मैं लद्दाख से आया हूं अभी, तो जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि लद्दाख में 1 इंच जमीन नहीं गई है, ये सरासर झूठ है। अगर हमारा लैंड चीन ने कुछ एनक्रोच किया है तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के कालखंड में हुआ है जी। इनको इतिहास पता नहीं है। पूरा लद्दाख जानता है कि चाइना ने हमारी जमीन हड़प ली है। तो ये मैप की बात तो बड़ी गंभीर है, तो उसके बारे में भी प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहिए। उनको चाइनीज के मैप के विश्वास है। हमारे जो डिफेंस फोर्स के ऑफिसर जो उधर ऑलरेडी डेप्यूटेड है, उन लोग जो बोलते हैं उसके ऊपर उनका कोई विश्वास नहीं है। अगर फौज को इजाजत मिलते तो चीनी फौज को उखाड़ के फेंक देते वहां से, लेकिन हमारे फौज को इजाजत देने की हिम्मत हमारे 56 इंच वाले छाती वाले मोदी जी को पस नहीं आए। दुर्भाग्य की बात है कि इस देश का विपक्ष हमारे दुश्मनों की भाषा बोलता है, हमारे दुश्मन देश की भाषा बोलता है। भारत सरकार चाहिए कि इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। जो लाल आग दिखाने की बात कही गई थी, आज दिखाई देना चाहिए। राहुल गांधी अपनी मानसिक दिवालियापन की बार बार परिचय दे चुके हैं। देश के बाहर देश को अपमानित करने की उनकी प्रवृत्ति, उससे वो बाज नहीं आ रहे हैं। तो मुद्दा सरहद का है और सरहद की सुरक्षा का है, लेकिन इस मामले को लेकर सियासत हो रही है।
हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है जिसके अंदर पूर्व राजनयिक भी हैं, साथ ही राजनीतिक प्रवक्ता भी हैं। पूर्व प्रभुदयाल पूर्व राजनयिक हमारे साथ हैं, साथ ही धीरेन्द्र कुमार जो प्रवक्ता हैं एलजेपी रामविलास के, वो हमारे साथ हैं, साथ ही अंशुल अविजित प्रवक्ता कांग्रेस के, वो हमारे साथ हैं, राजीव रंजन राष्ट्रीय सचिव हैं जेडीयू के, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक डी के दुबे भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले इस बहस की हम शुरुआत करें उससे पहले मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि जब चुनाव भारत और चीन के बीच का हो तो हर भारतीय के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि मुद्दा केवल भारत का होना चाहिए और भारत के मुद्दे के ऊपर हम सभी भारतीयों के लिए, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मुद्दा निष्पक्ष होना चाहिए। और इसीलिए मैं सबसे पहले तथ्यात्मक स्थिति के लिए रुख करूंगा। मेरे साथ में एम्बेसडर प्रभुदयाल जुड़े हुए हैं। राजनीतिक तौर की बात हम बाद में करेंगे एम्बेसडर प्रभुदयाल, लेकिन सबसे पहले भारत सरकार कई बार संसद में कह चुकी है भारत की जमीन चीन के कब्जे में है, काफी लंबे समय से है। अगर राजनीतिक दृष्टि से हम चर्चा न करें, राजनयिक दृष्टि से चर्चा करें, तो इस पूरे मामले के ऊपर मैं चाहूंगा कि आप स्थिति स्पष्ट करिए। विदेश मंत्रालय लगातार बयान देता रहा है, कहता रहा है, लेकिन लगातार बॉर्डर नेगोशिएशंस भी चल रहे हैं, जो बॉर्डर पेट्रोलिंग्स हैं उनको लेकर भी संशय बना हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं। आपसे यह जानना चाहेंगे कि भारत की कितनी जमीन चीन के इस समय कब्जे में है, कब से कब्जे में है, और उसको छुड़ाने के लिए विदेश मंत्रालय सरकार क्या करती रही है? देखिए, ये कोई नई बात नहीं। चीन के कब्जे में भारत की जमीन 1962 से है। ये कहना सही नहीं होगा कि हमने कोई कोशिश ही नहीं की, लेकिन चीन को हम कैसे ढकेल सकते? हमने अब एक बहुत सही नीति अपनाई है कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ जो है हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि हम अपनी फौजों को वहां अच्छी तरह पहुंचा सकें, उनकी पूरी तरह सहायता कर सकें, और इसका फायदा चीन पूरी तरह से उठाता था। तो मेरे विचार में जो हम नीति अपना रहे हैं चीन के प्रति वो बिल्कुल उचित है, क्योंकि हमको अपनी जो शक्ति है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे उसमें बढ़ावा करना है। उसमें हम किसी तरह की ढील नहीं कर सकते, और जो हम कर रहे हैं अब उससे चीन भी घबरा रहा है और हर तरह से वो कोशिश कर रहा है। एम्बेसडर प्रभुदयाल, एक और चीज पे मैं आपका जवाब चाहूंगा। ये जो नया नक्शा आया है, ये नक्शा कोई पहली बार नहीं आया है। चीन इस तरीके के नक्शे जारी करता रहा है, कभी हमारे इलाकों के नाम चीनी भाषा में जारी करता रहा है, लेकिन इस नक्शे की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे में जबकि G20 की बैठक होनी है, चीन के राष्ट्रपति को भी यहां आना है, न्योता तो उनको भी दिया गया है, तैयारियां भी चल रही हैं। इसकी टाइमिंग आप क्या देखते हैं, क्योंकि सारी सियासत तो आज इसी मुद्दे के ऊपर हो रही है, लगातार जो बयान सामने आए वो इस नक्शे के बाद ही आए। देखिए, चीन की नीयत और चीन की नीति, इनमें कभी भी बदलाव नहीं आया। वो शुरू से ही शैतानी को अपनाते रहे। और ये जहां तक नक्शा जारी करने की बात है, हाँ जरूर इसकी टाइमिंग को लेकर कुछ सवाल उठेंगे, क्योंकि G20 मीटिंग के कुछ हफ्ते पहले ही 2 हफ्ते पहले चीन ने ऐसा नक्शा जो जारी कर दिया है। इससे जरूर तनाव बढ़ा है, और चीन नहीं चाहता कि हमारी जो G20 प्रेसिडेंसी है वो उरूज पे जाए, वो अच्छी तरह से कंप्लीट हो। चीन किसी न किसी तरह से अड़चन। बहुत धन्यवाद प्रभुदयाल जी, आपने जो तथ्यात्मक रूप से स्थिति स्पष्ट की। करीब 43,000 वर्ग किलोमीटर जो भारत की जमीन है वो चीन के अवैध कब्जे में है, और बीते 20-30 सालों के अंदर कई बार संसद के अंदर इसका जवाब दिया गया। मैं अंशुल अभिजीत जी आपका रुख करना चाहूंगा। ये तथ्यात्मक स्थिति है, भारत सरकार ये अच्छी तरीके से जानती है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी की सरकार रही हो, या बीच में संविध सरकारें नहीं हो, गठबंधन की सरकारें रही हो। फिर जब स्थिति यह है कि 43,000 वर्ग किलोमीटर बहुत लंबे समय से चीन के अवैध कब्जे में है और उसको छुड़ाना है, तब फिर अचानक से ये बयानबाजी, ये तमाम नक्शे को लेकर, ये मामला देश की सरहद का है, तो कांग्रेस इस मामले पर राजनीति और सियासत क्यों कर रही है? नहीं, हर बार सरकार से कोई सवाल पूछना, कोई प्रश्न पूछना सियासत नहीं होता। भाई, आपके मन में भी तो कुछ सवाल उत्पन्न ही होंगे, तभी तो आप ये शो कर रहे हैं। आम नागरिक के मन में भी कोई सवाल उत्पन्न हुए होंगे कि सरकार से पूछे भाई हकीकत क्या है, क्यों इतनी गुप्तता है, क्यों पारदर्शिता नहीं है, क्यों इतनी खामोशी है, क्यों नहीं हकीकत बताते हैं, तभी तो सवाल उठते हैं। और सरकार से तो सवाल पूछना तो जायज है,
हर बात को आप सियासत का रंग दे देंगे तो वो आपकी मर्जी है, सियासत का वक्त होता है। हम सियासत अच्छी तरह जानते हैं, हम रहे हैं सत्ता में और अभी भी विपक्ष पे है, हमारा हक बनता है सवाल पूछना। देखिए सवाल यही नहीं होता कि दुस्साहस ये आया कहां से चीन को। अभी जोहानिसबर्ग में कहा जाता है मोदी जी और शी जिनपिंग के बीच में वार्तालाप हुआ, एमईए ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन कहा जाता है सूत्रों के अनुसार कि घुसपैठ के बारे में बातचीत हुई। उसी के कुछ दिन बाद ये अपना नक्शा बदल देते हैं और कहते हैं कि ये अरुणाचल और अक्साई चीन उन्हीं का हिस्सा है। कुछ दिन बाद देखिए क्या असर होता है मोदी जी और चाइना के वार्तालाप के बीच में। कोई असर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और यहां पर मोदी जी मेजबानी की बात कर रहे हैं, दिल्ली का सौंदर्यकरण हो रहा है, G20 हो रहा है, रेड कार्पेट हो रहा है। अंशुल जी, कोई पहला मौका तो है नहीं, पहला मौका तो है नहीं। चीन इस तरीके के दावे पहले भी कई बार करता रहा है, असलियत तो जमीन पर नहीं बदल जाती ना। पाकिस्तान भी ऐसे बहुत सारे इलाकों में दावे करता है, लेकिन क्या आप उसे मानते हैं? नहीं मानते ना। हम तो अपना नक्शा जो जानते हैं वही मानते हैं। नहीं, देखिए ये रुमाल की जो बात की ना, उपमा किया गया, तो भाई रुमाल नहीं गिरा कोई बस में, आपके सैनिक आके बस में बैठ गए हैं आप ही की जमीन पे। और मुझे बताइए कि अगर कोई सामान्य स्थिति है, बिल्कुल अगर कोई चिंता करने का विषय नहीं है, ऐसा तो होते आ रहा है 60 साल से, तब आप 19 राउंड कोर कमांडर टॉक क्यों हो रहे हैं? किस बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं? क्यों भारत सरकार उधर के सैन्य बल के अफसर ये कह रहे हैं कि जो पेट्रोलिंग पोजीशंस है, जो हमारा पेट्रोलिंग अधिकार है, वो हमें वापस दो? वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों वहां के जो उधर लद्दाख के जो वनवासी है, एक तरह से जो नोमैडिक्स है, जो जाते हैं वहां पर भेड़ बकरी चराने के लिए उस तरफ, वो क्यों उनको कहा जा रहा है कि अभी जाना वहां पर वर्जित है? वो कह रहे हैं हमें नहीं जा सकते क्योंकि अवैध कब्जा है चाइना का। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्यों वहां के ले के सुपरिंटेंडेंट ने ये कहा था कि अगर 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, 26 में हम जा नहीं सकते? ये मैंने तो नहीं कहा ना, ये वहां पर यहां पर पेपर में आया है, यहां पर उनका रिपोर्ट हुआ है कि ले के सुपरिंटेंडेंट ने कहा था क्यों डिसएंगेजमेंट के वक्त वहां पर ऐसे जमीन दी गई, बफर जोन अब हमारे पास नहीं है, क्यों कहा जा रहा है? तो आप ये भी सवाल उठते हैं कि नहीं आपके मन में? पता नहीं उठते हैं कि लेकिन जरूर उठते होंगे। राहुल गांधी जी वहां जाते हैं। राहुल, देखिए आपके पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि चीन हैबिचुअल ऑफेंडर है, यानी वो आदतन अपराधी है, वो तो इस तरीके का अपराध करता रहता है, इस तरीके का उसका रवैया रहा है। वहां नोमैड्स क्या कह रहे हैं, लेक सुपरिंटेंडेंट क्या कह रहा है, और उसको आप ज्यादा भरोसा कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर कहते हैं, सरकार कहती है, सेना के अधिकारी कहते हैं, लगातार जो है वो ये जो जितनी बॉर्डर टॉक्स हो रही हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं रोका गया है चीन को। चीन भी इसीलिए बॉर्डर टॉक्स कर रहा है, वरना चीन क्यों चर्चा कर रहा है? अगर चीन के साथ में आपने रोका है तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये जो सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस पार्टी या विपक्ष खड़े करता है, ये सवाल पूछ रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये सवाल सेना पर भी है कि आपको अविश्वास है कि सेना डिफेंड करने में सक्षम नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, सेना पे कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि तवांग में जो हुआ था हादसा दिसंबर में, तो हमने वापस कर दिया था, हमने कड़ा जवाब दिया था। सेना के बारे में कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है उनकी बहादुरी पर। ये गलत मत उसको विकृत मत करिए जो विपक्ष कह रहा है। ये सवाल आम नागरिक के मन में भी है। मैं तो एक बात बोल रहा हूं, मैं तो एक प्रवक्ता हूं पार्टी का, लेकिन आपके मन में भी ये सवाल होने चाहिए और लोगों के मन में भी है, बहुत पत्रकारों के मन में ये सवाल है कि फिर आखिर ये खामोशी क्यों? फिर पारदर्शिता क्यों नहीं बताते हकीकत क्या है? भाई हमें कोई गुप्त खबर तो आती नहीं है, हमारे पास कोई हॉटलाइन तो है नहीं, हमें खबर तो आती है आप ही के जरिए ना। इधर से बयान आते हैं, कुछ इधर से आते हैं, फिर उसका निष्कर्ष निकालते हैं। अगर आपको याद हो तो आपकी मदद जब लोकसभा अध्यक्ष थी, आपके नाना तो रक्षा मंत्री भी रहे हैं देश के। हम सब लोगों ने मीरा कुमार जी को भी देखा है पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन जिस समय देप्सांग का क्राइसिस हुआ था 2013 में, 21 दिन तक वो पूरा क्राइसिस चला था, उस दौरान सरकार ने विपक्ष के साथ में जो चर्चा जरूर की थी, बताया था वैसे ही जैसा कि अभी प्रक्रिया चली हुई, विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग्स भी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं भी इस चीज के ऊपर कोई ऐसी पारदर्शिता नहीं होती कि बॉर्डर पर बॉल टू बॉल कमेंट्री हो रही। खैर, मैं इसका जवाब आपसे लूंगा क्योंकि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। डीके दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुबे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस पूरे मामले के ऊपर जो राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं ये बात तो सही है कि अगर ऐसा है, देखिए ये जो सवाल है ये हर व्यक्ति, एक आम आदमी भी पूछ रहा है कि भाई अगर कुछ भी नहीं है, सब कुछ वहां सामान्य है, तो ये 19 दौर की बातचीत क्यों हो रही है? हम क्यों चीन को बार बार ये कह रहे हैं कि भाई बॉर्डर के ऊपर शांति होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, संबंध तभी आगे बढ़ सकते हैं?
देखिए, ऐसा है, जहां तक मुझे समझ में आता है, अंशुल जी जो कह रहे हैं कि भाई हर बात को हमें कैसे पता लगे, आप विदेश मंत्रालय से पूछ सकते हैं, आप पार्लियामेंट के सदस्य हैं, आप वहां पर बात कर सकते हैं, आप विदेश मंत्रालय की जो ऑफिशियल लोग रहते हैं उनसे बात कर सकते हैं, विदेश मंत्री से बात कर सकते हैं। लेकिन ये जो पब्लिक डिस्कोर्स में इंटरनेशनल लॉ पर या इंटरनेशनल परिस्थितियों पर बात करते हैं, तो मुझे लगता है ये अपने देश के लिए छोड़ दीजिए, दूसरे देश के लिए भी शोभा नहीं देता। इन जो ये बोल रहे हैं ना, इन हेडलाइंस, इसकी हेडलाइंस पाकिस्तान में बनती हैं कि देखिए साहब हिंदुस्तान में कैसी बात चल रही है और कैसे चीन ने ये कर रखा वो कर रखा। और ये कोई नई बात तो है नहीं, इसको पहले हम लोग COJ कहा करते थे, चाइना ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, आजकल हम लद्दाख ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर कहा करते हैं। 1962 से वो एरिया जो कि हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर पूरा 2,22,000 किलोमीटर का हुआ करता था, अभी हमारे पास 1,01,000 किलोमीटर है। उसमें चाइना का बहुत बड़ा कब्जा है और पाकिस्तान का कब्जा है। तो चाइना का जो कब्जा है वो नया तो नहीं है। उस समय बाउंड्री सेटल क्यों नहीं की गई थी भाई? जिस समय आजादी हमको मिली थी उस समय एक्सक्लूसिव हम बात कर सकते थे वो, और उस समय ये कम्युनिस्ट चाइना था भी नहीं, तब हमने बाउंड्रियां क्यों नहीं तय की? ये बहुत सारे विषय हैं मुझे लगता है जो पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं आने चाहिए थे, लेकिन अब पब्लिक डिस्कोर्स में जो आना चाहिए था, पब्लिक डिस्कोर्स में क्यों नहीं आना चाहिए था? देश की सरहद का मामला है, देश की सरहद का मामला है, और सरहद के ऊपर जो कुछ हुआ, देश के 20 वीर मारे गए गलवान के अंदर, तो स्वाभाविक रूप से इस पर चर्चा होगी, इस पर बहस होगी, पूछा जाएगा, और सरकार की जवाबदेही बनती है, तो उस पर सरकार जवाब दे रही है। इसके अंदर इसमें सवाल क्यों नहीं होने चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो वार्ताएं चल रही हैं, जब तक उनका कोई फाइनल सेटलमेंट नहीं हो जाता तब तक ऑफिशियली सरकार भी क्या कह सकती है। अगर कोई बात वार्ता किस स्तर पर पहुंची है तो आप पार्लियामेंटेरियन हैं, आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, आप जाकर बात कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक डिस्कोर्स में इस तरह का बयान देना, जब तक कोई फाइनल सेटलमेंट पे ना पहुंच जाए सिचुएशन, जब तक कोई सेटलमेंट ना हो जाए, तो मुझे लगता है कि ये हमारे देश के लिए कुछ अच्छा नहीं है। मैं मानता हूं कि हमारा राइट बनता है, लेकिन भाई हमारा राइट कुछ ऐसी जो ऑफिशियल सीक्रेट्स रहते हैं, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हमने बनाकर रखे हैं, जिनमें इस तरह की वार्ताएं होती हैं, उन बातों को बीच में मिड टर्म में कैसे पब्लिक किया जा सकता है, जबकि वो बातें तो केवल कुछ ऑफिशियल्स को ही पता होती हैं, वो पूरी की पूरी सरकार को भी चर्चा नहीं की जाती। तो मुझे लगता है कि इस स्टेज पर हमारी जो विपक्ष पार्टियां हैं, उनको सरकार से सीधा, विदेश मंत्रालय से सीधा, अब राहुल गांधी चाइना के एम्बेसडर से अगर कोई बात पूछ लेते हैं, क्या वो विदेश मंत्रालय से नहीं पूछ सकते? क्या वो अपनी सरकारों के अंदर बैठकर नहीं पूछ सकते क्या? लेकिन पब्लिक डिस्कोर्स में इस तरह का स्टेटमेंट देना, मुझे लगता है ये प्योर राजनीति। और अंशुल जी, एक छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि राहुल गांधी जो हैं वो विदेश मंत्रालय की कमेटी के अंदर भी हैं, कंसल्टेटिव कमेटी का हिस्सा हैं। ये सवाल उठता है कि उनके पास ऐसे क्या सोर्स हैं भाई कि वो सरकार पर भरोसा नहीं कर रहे? विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग, जो कि कंसल्टेटिव कमेटी की क्लोज डोर मीटिंग होती है, उसमें भी वो पूछ सकते हैं। वो डिफेंस की कमेटी के अंदर भी रहे हैं, उनके अपने भी उस तरीके से संपर्क हैं, तो वो आखिर क्यों भरोसा नहीं कर रहे हैं? अगर सेना ये कह रही है, विदेश मंत्रालय ये कह रहा है, सरकार ये कह रही है। उनके सूत्र हैं, वो अभी लद्दाख के होके आए, उनके सूत्र हैं वहां के लोग। जब सरकार विपक्ष को विश्वास में नहीं लेती है, उन पे विश्वास नहीं जताती, और हमेशा ऐसा होता आ रहा है। आप देखिए संसद के जो सत्र हुए हैं, कभी भी विपक्ष की बदनामी होती है, उनको अपमानित किया जाता है, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता। तब विपक्ष के पास और कोई रास्ता नहीं है कि लोगों के पास जाएं और पूछे कि भाई हकीकत क्या है, जमीन में क्या हो रहा है। और वहां पर वो जाए, वहां जो गुर्जर हैं, वहां जो लद्दाखी हैं, वो जब नहीं जा पा रहे हैं, वो जगह जो वो हमेशा ऐतिहासिक रूप से जाते थे, वहां पर जाने में उनको मना कर रखा है, तो वो बात तो सवाल उठते हैं ना कि क्यों नहीं जा रहे आखिर। देखिए, आखिर एक लाइन बोलूंगा। निष्कर्ष ये निकलता है कि LAC के स्टेटस में अभी बदलाव हो चुका है, और ये सरकार ये स्वीकार क्यों नहीं करती मैं नहीं जानता, लेकिन बदलाव हो चुका है। देखिए, LAC का तो पूरा स्टेटस ही यही है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी जो जहां खड़ा होता है वहां से LAC तो पूरा ग्रे एरिया। मैं लौटूंगा आपके पास में राजीव रंजन जी से भी छोटा सा जवाब चाहूंगा, चूंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि राजीव रंजन जी भी डिबेट के अंदर आए। राजीव जी, आपको याद होगा जॉर्ज फर्नांडिस का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि देश का एनिमी नंबर 1 चीन है। तो ऐसे में, जो कि आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, रक्षा मंत्री रहे, अगर DK दुबे जी जैसा तर्क दे रहे हैं, मैं उनकी बात से इस मामले पे थोड़ा सा सहमत हूं कि भाई जब तक निष्कर्ष नहीं निकल जाता तब तक सरकार को, आपके एक्सपर्ट्स को, आपके डिफेंस फोर्सेस को ये जगह मिलनी चाहिए कि वो नेगोशिएट कर सकें, वो डील कर सकें, वो इस मामले के एक्सपर्ट हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है
अगर आप G20 का फोरम हो या दुनिया में जहां भी अनेक राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, वहां किस नेता के साथ आपकी कैसी मुलाकात हुई, और खास करके चीन के राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात और उनके बॉडी लैंग्वेज को लेकर के ज्यादा चर्चा होती है। लेकिन वास्तविक चुनौती जितनी बड़ी दिखती है उससे भी ज्यादा बड़ी है। ये सच है कि आप केवल अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस नक्शे के जरिए चीन ने अपने साम्राज्यवादी नजरिए को एक बार काफी आक्रामक तरीके से एक बार फिर से रख दिया है। दूसरी तरफ सबमरीन्स देने का सवाल हो तो म्यांमार से लेकर बांग्लादेश, जिनके यहां वो कहीं ना कहीं भारत के जो हित हैं, इन दोनों देशों के साथ आपका राजीव जी, इतना नर्वस होने की क्या जरूरत है? हम करेंगे ना। 140 करोड़ का मुल्क है, हमारे पास अपनी ताकत है, हम इतने साल खड़े रहे हैं, दौरे सदियों रहा है दौरे दुश्मन हमारा। मुझे लगता है एक गंभीर बहस में जी, मुझे जब तक मैं पूरी बात नहीं आपको कहूंगा जी, तो आप शायद उसके मायने नहीं समझ पाएंगे जी। मैं यहाँ केवल कांग्रेस बनाम या अपोजिशन बनाम एनडीए मैं करने नहीं आया हूं। जो वास्तविक स्थिति है, आप G20 को लेकर के आपने एक हाइप पैदा किया। एक ये रोटेशनल चेयरमैनशिप किसी भी चेयरपर्सनशिप किसी भी कंट्री को मिलेगा। आपके पहले इंडोनेशिया के पास था, इसके बाद ये ब्राजील को जाएगा। उसके पहले इटली के पास था, उसके पहले जो है वो जापान के पास था। वो तो ये तो तथ्य है, और सभी ने अपने अपने मुल्क में ऐसे ही इसको बढ़ाया और इसको बड़ा बताया, क्योंकि ये दुनिया का एक बड़ा आर्थिक मंच है। नहीं जी, सुनिए ना जी, अगर मेरी बारी में आप लगातार बोलेंगे तो फिर आप बोलेंगे। मैं आपसे मैं चाहता हूं कि हम बिंदु पे बात करें। राजीव जी, मैं चाहता हूं कि हम बिंदु पे बात करें, इसलिए मैं बिंदु पर ही बात कर रहा हूं। मुझसे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको, मैं जो कुछ भी कहूंगा मैं कोई लफाजी नहीं करूंगा जी। मैं बस सीधी तौर पर आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान आपके पड़ोसी मुल्कों में, मालदीव से लेकर म्यांमार से लेकर बांग्लादेश, नेपाल और आपके परंपरागत मित्र राष्ट्र भूटान में जिस तरह से उनका प्रभाव बढ़ रहा है, जिस तरह से उनके श्रीलंका में जो उनकी रणनीति है, अभी सौभाग्य से 3 देशों में, मालदीव, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये 3 राष्ट्राध्यक्ष भारत परस्त समझे जाते हैं या उनकी नीतियां भारत के नीतियों के साथ हितकारी समझी जाती हैं। वहां अगर अवामी लीग के बदले दूसरी सरकार बनी, जिसकी कोशिश अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां केवल बैठी नहीं होती हैं, एक बड़ी चुनौती आप देख सकते हैं कि श्रीलंका एक तरह से एक चाइनीज कॉलोनी के तौर पर वो उन्होंने बनाने की कोशिश की। अगर वहां विक्रम रणनील सिंह अगर नहीं होंगे तो वहां तस्वीर दूसरी होगी। और मालदीव में बाजाबता भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का अभियान काफी तेजी से बढ़ा है। ये एक ऐसी कवायद है चीन की तरफ से जो कई मोर्चे पर आपको वो घेर रहे हैं। उनको रास्ते पर लाने के लिए आप ताइवान का जो इस्तेमाल है, ये अमेरिका के लिए भी एक महत्वपूर्ण सवाल है और चीन की दुखती रग है। इस पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति तो बनाइए। आप क्वाड के भी सदस्य हैं, आप एशिया पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया आपके साथ है, जापान आपके साथ है और उस तरफ अमेरिका आपके साथ। बिल्कुल राजीव जी, अब एशिया पैसिफिक जो है वो इंडो पैसिफिक हो चुका है। इंडो पैसिफिक हो चुका है। पॉलिटिकल बयान, डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स तो अलग है ना जी। बिल्कुल, आप केवल अगर इसको अगले चुनाव के लिए बिल्कुल राजीव जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं चाहूंगा कि राजीव रंजन जी इस मामले के ऊपर चर्चा कर रहे थे, आप अपनी पूरी बात कहिएगा राजीव जी, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस मुद्दे पर आप थोड़ा सा स्पष्ट करें, आखिर आपको ये नर्वसनेस क्यों लग रही है कि भारत इन चालबाजियों का, चीन जो कुछ कोशिश कर रहा है भारत के पड़ोस में, भारत जवाब नहीं दे पा रहा है या नहीं दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। मैं तो उम्मीद करूंगा कि भारत को जोरदार तरीके से इसका प्रतिकार करना चाहिए, प्रतिवाद करना चाहिए। मैंने उनके बॉडी लैंग्वेज को लेकर के कहा, देखिए राजनीति में बहुत सारी चीजें चल जाएंगी, डिप्लोमेसी आपकी पूरी रणनीति और आपके जो फैसले हैं, उन फैसलों को चुनावी भाषण के तौर पर इस्तेमाल करने से ये समस्या नहीं सुलझेगी। इसलिए कि आपका मुकाबला दुनिया के सबसे शातिर मुल्क के साथ है, उससे शातिर दुनिया का कोई मुल्क नहीं हो सकता है, जो भले ही झूले पर आपके साथ झूला गांधीनगर में झूल ले, लेकिन जाने के बाद उनके काम करने के तौर तरीके में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो वास्तविक चुनौती को भी आप उसी तरीके से लें।
और इसीलिए मैं कहूंगा कि आपको वास्तविक अर्थों में एक डिप्लोमेट के तरह जो एमईए का इस्तेमाल है उसको ज्यादा करने दीजिए। आप एक चुनावी नेता हो सकते हैं, आप एक बड़े मास लीडर हो सकते हैं, एक पार्टी की जिम्मेवारी आपके कंधे पर है, उसे सत्ता में आपको फिर से लाना है, लेकिन ये काम उससे इतर है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जयशंकर की उपस्थिति और जयशंकर के अनुभव का ज्यादा अगर आप लाभ लेंगे तो मुझे लगता है आपको ज्यादा उसका फायदा होगा। जो जटिलताओं को समझ रहे हैं उसके अनुरूप रणनीति बनाने में मैंने कुछ जो एग्जाम्पल्स आपको दिए, आपको दुनिया के कई फोरम पर आपको ऐसे मित्र मिलेंगे। आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं राजीव जी, यही तो बात हो रही है। जब पुलवामा और बालाकोट का मुद्दा हुआ था और नीतीश कुमार ने कहा था कि इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, पूरे देश ने उस चीज को सराहा था। बहुत अच्छी बात है, ये मामला ही ऐसा है, जब देश की सुरक्षा का मामला हो तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। धीरेन्द्र जी, मैं आपको भी चाहूंगा कि आप इस चर्चा के अंदर शामिल हों, और जिस तरीके से राजीव जी बात कर रहे हैं इस मामले के ऊपर, तो हम सब लोगों को एक पेज पर होना चाहिए कि अगर चीन का मुद्दा है, भारत की सरहद का मुद्दा है, इस मामले पर चिंताएं जितनी भी हैं सरकार भी ये स्पष्ट करे, और साथ ही देश को ये भरोसा रखना चाहिए कि हम इन चुनौतियों का मुकाबला कर सकते हैं। पंडित जी, राजीव जी की बात को ही मैं मानते हुए आगे बढ़ाना चाहता हूं कि पड़ोसी मुल्कों में चीन अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, उसका मुख्य कारण को समझने की जरूरत, क्योंकि वहां पे कमजोर सरकारें हैं। आप देखिए जरा गौर करके, तो जहां भी कमजोर सरकार है वहां पे वो अपना विस्तारवाद के नियम को अपना पालन कर रहा है और आगे बढ़ा रहा है अपनी नीतियों को। आज वही चीज कांग्रेस के साथ मिलकर के अवसरवादी कांग्रेस और विस्तारवादी चीन दोनों के सहयोग से भारत में कमजोर सरकार बनाकर अपने विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ाना चाहता है। यहाँ पर समझने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी अपने देश के प्रधानमंत्री, अपनी सेना, अपने इंटेलिजेंस उस पर भरोसा नहीं करते हैं, अपनी मीडिया पर भरोसा नहीं करते हैं। वो करते हैं कहाँ पे, ग्लोबल टाइम्स में अगर कुछ लिखा हुआ है, कुछ छपता है, उसकी भाषा वो बोलेंगे। अरे भाई, आप पहले अगर आपके पास इनपुट है तो आप अपने विदेश मंत्रालय से पूछिए, आप अपने रक्षा मंत्रालय से पता करिए, पीएमओ में पता करिए। लेकिन हल्की बातें आप कहीं भी कर देते हैं। आप जाते हैं लद्दाख का टूर करते हैं और सिर्फ विवाद पैदा करने के लिए एक चरवाहे से बात हुई और उसने, अरे अभी तक तो ये भी नहीं पता है ना, कोई पहले से 70 साल की सरकार में आपने वहां पर कोई कटीले तार तो नहीं लगाया बॉर्डर पे। आज तो वह काम भी सरकार ने शुरू कर दिया है। आज ये देखिए कि रेसिस्ट दोनों तरफ से सेनाएं कर रही हैं। आपको रुकूंगा बस थोड़ी सी देर के लिए। तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, तस्वीरें भी जरा दर्शकों को बता दें, क्योंकि ये उन भाइयों की कलाई पे बहनें अपना विश्वास बांध रही हैं। आज रक्षाबंधन का त्योहार है और ये नाथुला की तस्वीरें हैं। उस नाथुला की तस्वीरें हैं जहां पर भारत ने चीन को चुनौती दी, चीन को यह बताया कि भारत की ताकत क्या है, और 1962 के बाद ही भारत ने यहां पर अपनी ताकत का एहसास चीन को करवा दिया था, और उसके बाद से आज तक चीन इस जगह पर हद लांघने से पहले 40 बार सोचता है। तो ये उस नाथुला की तस्वीरें हैं, और नाथुला की इन तस्वीरों के साथ ही भारत को यह भरोसा होना चाहिए कि ये जो वीर वहां खड़े हैं, जो सर्दी, गर्मी, बरसात के अंदर हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, इनके पास वो शौर्य मौजूद है जिससे ये भारत की सरहदों की हिफाजत कर सकें। और इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं, चर्चा हम इसीलिए बढ़ा रहे हैं कि इन तस्वीरों के साथ ही भारत को भी ये भरोसा करना चाहिए, और जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों पे कहीं ना कहीं इन तस्वीरों की भी अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो भारत की तस्वीरें हैं, ये भारत के शौर्य की तस्वीरें हैं, ये भारत की वीरता की तस्वीरें हैं, और ये भारत के भरोसे की तस्वीरें हैं। नाथुला की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, साथ ही इस चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। धीरेन्द्र जी, आप जिस तरीके से उल्लेख कर रहे थे, देखिए कहीं ना कहीं ये जो आप सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि अंशुल अभिजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुल जी, आप इन सवालों को क्या जवाब देना चाहेंगे? जी, हाँ बिल्कुल, आप अपनी पूरी बात करते हैं। मैं चाहूंगा फिर अंशुल अभिजीत आपके इन सवालों का जवाब दें कि आखिर राहुल गांधी इस तरीके से क्यों ग्लोबल टाइम्स पे भरोसा कर ले रहे हैं? आज लैक पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है। 27 ऐसे पोस्ट हैं जहां पर चीन भी अपना पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहा और हम भी नहीं कर पा रहे हैं। ये भारत का सामर्थ्य, तो कहीं ना कहीं हम मजबूत हुए हैं। लेकिन आज ये क्यों हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है? क्योंकि कांग्रेस ने ठुकराया यूएन के काउंसिल में, अपना हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया। आज उस पर माफी नहीं मांग रहे हैं अंशुल जी कि नेहरू जी की गलत नीतियों का भुगतान आज हम लोग भुगत रहे हैं। इस बात पर आप नहीं कुछ बोलने को तैयार हो रहे हैं।
और चीन में अभी भी उनको हार्मोनी दिख रहा है राहुल गांधी जी को। एक तरफ खड़गे साहब कह रहे हैं कि वो आदतन मजबूर है, दूसरे तरफ उन्हीं के पार्टी के जो अभी भी मैं मानता हूं कि सबसे वरिष्ठ नेता राहुल जी, उनमें वहां पर उनको हार्मोनी दिखता है। तो ये दोहरा चरित्र लेके देश के नहीं विदेश नीति में भी आप अपनी राजनीति ढूंढ रहे हैं। चुनाव के समय में आपको बॉर्डर दिखता है, आप अमेरिका चले जाते हैं तो आपको खालिस्तान समर्थक लोग मिल जाते हैं। तो बिल्कुल धीरे जी, आपने जो सवाल खड़े किए हैं जरा अंशुल जी से जवाब भी ले लें, वो क्या कह रहे हैं अपनी पार्टी और अपने नेताओं के बारे में। अंशुल जी आइएगा। नहीं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 1962 के, बार बार भाजपा 1962 की बात करती है, जो हुआ सो हुआ, जो इतिहास बिल्कुल साक्षी है। लेकिन मैं एक याद दिलाना चाहता हूं आपको कि उस वक्त पंडित नेहरू ने उस लड़ाई के दौरान 8 नवंबर को एक विशेष सत्र बुलाया था, जिसमें उन्होंने चीन के मसले पर, इस युद्ध पर एक विस्तारित चर्चा हुई थी। और वो किनके कहने पर? वो अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर, जिनकी उम्र थी उस वक्त 36 वर्ष, वो एक नौजवान सांसद थे, उनके कहने पर बुलाया था। और खूब आलोचना की गई थी सरकार की। इसको कहते हैं प्रजातंत्र, इसको कहते हैं प्रजातांत्रिक। बिल्कुल अंशुल जी, और उसी चर्चा के बाद 14 नवंबर को वो जॉइंट रेजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट आया था, जिसमें कहा गया था कि चीन के पास जो जमीन गई है वो भारत हर हाल में लगे, चाहे इसमें वक्त कितना भी लगे। मैं चाहूंगा कि पूर्व राजनयिक प्रभुदयाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभुदयाल जी, एक छोटी सी टिप्पणी मैं आपसे चाहूंगा इस पूरे मामले को लेकर। इस रेजोल्यूशन से भारत की कोई भी पार्टी हो वो बंधी हुई है, भारत तमाम नेगोशिएशंस इसी के लिए कर रहा है। आखिर बॉर्डर जो डिस्प्यूट है उसको सुलझाने में मुसीबत क्या है? आखिर ये मामला कब तक सुलझ सकता है? देखिए, चीन की नीति जो है वो विस्तारवाद पे आधारित, एक्सपेंशनिज्म। ये एक्सपेंशनिज्म टेरिटोरियल एक्सपेंशनिज्म भी है और इकोनॉमिक एक्सपेंशनिज्म भी है। अब जो कब्जा किए हुए चीन, उसको खाली कराना उस जमीन को, इसमें वक्त लगेगा। लेकिन जरूरी है कि हम जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे अपने जो सैनिक तैनात हैं उनकी जितनी सहायता कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से, वो कर रहे हैं। दूसरा बहुत अहम मुद्दा है इकोनॉमिक एक्सपेंशनिज्म का। लेकिन धीरे धीरे करके हम चीन पे बहुत ज्यादा निर्भर करने लगे हैं जरूरी चीजों के लिए जो हमारी इंडस्ट्री के लिए हम चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल भारत को कहते हैं कि इसीलिए तो आत्मनिर्भर भारत मिशन है, भारत सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात इसीलिए तो कर रहा है प्रभुदयाल जी। जी, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जो बहुत से रॉ मटेरियल्स हमको उसमें जरूरत पड़ते हैं, जिनको कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स या एपीआई, वो हम सब चीन से ही इंपोर्ट करते थे। लेकिन लगभग 3 साल पहले से हमने अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव देने शुरू किए हैं कि वो अधिक से अधिक ये एपीआई भारत में ही बनाए। बिल्कुल, धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस प्रक्रिया की शुरुआत जरूर हुई है। डीके दुबे जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा और एक छोटी सी टिप्पणी दीजिएगा। अगर सरकार सक्षम है, प्रधानमंत्री की छवि इतनी प्रबल है, तो जाहिर तौर पर संकल्प से जब हर चीज को आप सिद्धि तक ले जा रहे हैं तो देश की अपेक्षा होगी कि यह मामला भी सुलझ जाए और कहीं ना कहीं चीन को यह संदेश तो जरूर जाए। उसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, मैं सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूं, इसलिए सरकार के एक विश्लेषक के तौर पर अगर आप बता सकें कि भाई सरकार की जो अभी तक की नीति है इस पूरे मामले को लेकर। जी, आप देखिए, गलवान हुआ, डोकलाम हुआ, और गलवान डोकलाम के अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण है जिसको हम बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि 1990 तक हमारे पास जो हमारी जीडीपी होती थी उसका 1% से भी कम ट्रेड बैलेंस हुआ करता था। 2005 में एकदम ट्रेड बैलेंस हमारे यहाँ शुरू हुआ जीडीपी का 5%, 7%, 7.5% और 8.5% तक। आप सोचिए कि पूरी जीडीपी का 7-8% ट्रेड डिफिसिट जो है वो चाइना के साथ होता था। सरकार बनी 2015 तक वो ट्रेंड चला, उसके बाद वो कम होना शुरू हुआ, यहां तक कि 18-19 में, 17-18 में वो 1% से नीचे गया। और अभी भी जब हमारी जीडीपी इतना विशाल रूप ले रही है तो हम 3%, 2.5% के लगभग हैं। ये सरकार की नीति नहीं है तो क्या है? और हुआ क्या है, इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर पर देश में काम हो रहा है, नो डाउट, और हम लगातार भारत में यूनिकॉर्न पर काम कर रहे हैं। भारत में वो इंडस्ट्रियां जो चाइना में लगी हुई थी वहां से उखड़कर भारत में आ रही हैं, और इस समय भारत में इन्वेस्टमेंट भी चल रहा है और भारत बाहर से चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर की खरीद रहा है। इसलिए ये ट्रेड डिफिसिट हमारा चाइना के साथ शुरू हो गया पिछले
2-3 वर्ष से। अदरवाइज ये सरकार की नीति ही थी कि सरकार अडिग खड़ी हुई। मैं आपको बताऊं कि 2014 से पहले की स्थिति क्या थी, जब सलमान खुर्शीद चाइना गए थे बात करने के लिए, उनके सैनिक हमारे क्षेत्रों में घुस आए थे और लंबी हो गई थी। ये जो अंशुल जी कह रहे हैं, अंशुल जी, कि राहुल गांधी बॉर्डर पर गए थे, पहले एक बात मैं आपको बता दूं, मैं भी बॉर्डर पर एक समय पर एक डेलीगेशन लेकर गया था। 2010-11 की बात, 12 की बात है। वहां पर एक नोमैंस जोन होता है, उस जोन के अंदर किसी को नहीं जाने दिया जाता है, सेना से अनुमति लेनी पड़ती है। सेना जब तक अनुमति, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं अनुमति नहीं लेते, तब तक आप उधर जा नहीं सकते। हमारे उनकी सेनाओं के बीच में एक लंबा गैप होता है, चूंकि बारबेट बायर तो कहीं है नहीं, इसलिए कोई सीमा निर्धारित नहीं। तो हमारे सैनिक जहां पर खड़े होते हैं उससे पहले तक हम जाते हैं, उसके बाद नहीं जा पाते। ये राहुल गांधी कहां से सूचनाएं लाए, ये तो वही जानते होंगे, वो अनुमति लेकर बॉर्डर पर गए कि नहीं गए, उनके पास अनुमति पत्र भी होगा, बाकायदा अनुमति पत्र लिया जाता था। लेकिन स्थिति ये थी कि जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को खबर किया करती थी कि साहब, और होम मिनिस्ट्री को खबर किया करती थी कि चाइना 3 किलोमीटर अंदर आया, तो हमारी फोर्सेस को आदेश दिया जाता था कि तुम 3 किलोमीटर और पीछे चले आओ, उनसे कन्फ्लिक्ट नहीं करना है। और हम रोड इसलिए नहीं बनाते थे क्योंकि हमारा मानना यह था कि रोड हम बनाएंगे और चीन जिस दिन घुसाया उस दिन चीन हमारी रोडों पर चढ़कर हमारे ऊपर हमला करेगा, इसलिए हम बीआरओ को काम नहीं देते थे। वहां पर हमारी सेनाओं को 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, चलने के रास्ते नहीं थे। ये क्या सरकार की जी, आपकी इन बातों के साथ हम दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें जो फाइल तस्वीरें हैं, लेकिन सीमा पर किस तरीके से भारतीय सैनिक चीन के सैनिकों को खदेड़ते हैं, चाहे वो नाथुला का इलाका हो या फिर वो गलवान घाटी की तस्वीरें हों, वो तस्वीरें भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये भारतीय सेना का शौर्य है। जी, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं यही कह रहा हूं कि हमारी सेनाएं पीछे हटाती थी और यह कहा जाता था कि उनसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना। जब बहुत देश में हंगामा हुआ तब सलमान खुर्शीद चीन गए और चीन में जाकर समझौता करके आए कि साहब हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे, आप हमारे ऊपर हमला नहीं करना, आप और हम बैठकर बात करेंगे, हम आपसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। ये सलमान खुर्शीद करके आए थे। इससे ज्यादा कांग्रेस क्या कह पाएगी और क्या कह सकती है। एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि हमने डिफेंस की जो हमारा एक्सपोर्ट हुआ करता था वो 1900 करोड़ रुपए हुआ करता था 14-15 में। चलिए, डिफेंस एक्सपोर्ट तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन राजीव रंजन जी, मैं चाहूंगा छोटा सा जवाब इस चीज पे दीजिएगा कि ये सारी जो सियासत है, आप खुद कह रहे हैं कि इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए, डिप्लोमेसी और देश की सुरक्षा का मामला है और इसके अंदर डिप्लोमेसी से ही इस मामले को सुलझाया जाना चाहिए। लेकिन संसद के अंदर इन तमाम चीजों पर या देश में चूंकि विपक्ष की पार्टियां भी प्रतिनिधित्व करती हैं, इस मामले के ऊपर विपक्ष ले आता, अविश्वास प्रस्ताव लाने की बजाय एक जॉइंट रेजोल्यूशन रखा जाता कि भाई चीन से किसी भी हालत में जमीन वापस लेनी है और इसके लिए पूरा देश, पूरी संसद, पूरे सभी राजनीतिक दल एक साथ हैं। इसमें क्या बुराई थी? देखिए, पहल तो हर सूरत में ट्रेजरी बेंच को ही करनी होगी और विपक्ष को विश्वास में लेना होगा। ये चुनावी वायदे और दावे नहीं हैं, ये जमीनी हकीकत आपको बताना होगा कि अगर आपके हजारों मील जमीन पर चीन का कब्जा है तो वास्तविक स्थिति से आपको देश को अवगत कराना होगा। और सियासत मैं तो नहीं कर रहा था और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, उन्होंने सियासत नहीं की, लेकिन मुझे एलजेपी के प्रवक्ता को मैंने सुना और डीके दुबे जी भी एनालिस्ट जरूर हैं, लेकिन पूरा विश्लेषण मैं तो कहूंगा भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम, 47 में कश्मीर को भारत के संघ का हिस्सा बनाना, 65 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करना, 65 में लाहौर तक पहुंचना और 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करना, यह भी राजनीतिक नेतृत्व के निर्देश पर ही भारतीय सेना और भारतीय सेना के जांबाज सैनिकों ने किया। तो आपको इस देश की घटनाओं में आप इतने सेलेक्टिव कैसे हैं और हर मौके पर राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं? राहुल गांधी ने जो कहा, अगर वो आरोप सही है, बात पर डीके दुबे जी कुछ कहना चाहते हैं, जरा उनको भी सुन लेते हैं। एक मिनट, दुबे जी कहिएगा, इसके अलावा जो कुछ कहा है उस पर भी पूछ लीजिए। जी जी बिल्कुल, आपकी बात का ही जवाब ले रहा हूं मैं। जी दुबे जी भाई, जल्दी, मेरे पास वक्त कम है जरा। उसी राजनीतिक नेतृत्व ने पाकिस्तान का निर्माण भी करवाया और निर्माण होने के बाद 1,22,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन, आप गलतफहमी के शिकार हैं। सन 1947 को हमने गवाई। पाकिस्तान का निर्माण सावरकर के 2 नेशन थ्योरी में करवाया।
सिंध की असेंबली में हिंदू महासभा सावरकर इतने बड़े जरा कमी है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो निश्चित रूप से ये सवाल देश की सरहद का है, सुरक्षा का है, और हर भारतीय की अपेक्षा यह है कि भारतीय सेना जो सरहद पर तैनात है, देश की सरहदों की हिफाजत कर रही है, उसके शौर्य पर किसी तरीके का सवाल नहीं होना चाहिए और उसका मनोबल हर तरीके से हर व्यक्ति को बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। जी न्यूज़।